जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार बंटी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। 5 फेज का जो है चुनाव पूरे देश में कंप्लीट हो गया है। जो 6वां चरण है उसका जो मतदान होने वाला है 25 मई को होने वाला है। 5वां चरण जो है अभी 20 मई को इसका मतदान कंप्लीट किया गया है। 6वां चरण आने वाली तारीख को इसी महीने की जो 25 तारीख है, इस पर पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। अब लगभग स्थिति साफ हो चुकी है कि कौन सी पार्टी का अब तक दबदबा कायम है और कौन सी पार्टी अब जो है पीछे चल रही है। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, लगभग अब सभी अपनी अपनी पार्टियों को लग गया है कि हम लोग जो है कितने सीटों से अंतर से जीत रहे हैं या फिर कितनी सीटें हार रहे हैं और किस प्रकार से हार रहे हैं। जो 6वां चरण का मतदान होने वाला है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ये 14 जो सीट है, इन सीटों पर अब तक का जो इतिहास रहा है वो थोड़ा उलटफेर कर रहा है, क्योंकि ये जो 14 सीटें हैं यहाँ पर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का काफ़ी बाहुल्य इलाका है ये। लेकिन बाहुल्य इलाका होने के बाद भी इन 14 सीटों में अगर लगभग 2019 का आंकड़ा देखा जाए तो 9 सीटों पर जो है बीजेपी का कब्जा है। बाकी जो सीटें हैं गठबंधन को मिली थी। जो 2019 का लोकसभा का गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में, जिसमें से 4 सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी को मिली हैं और 1 सीट जो है आजमगढ़ की जो सीट थी, जिस पर से स्वयं अखिलेश यादव चुनाव लड़े हुए थे, वो सीट सपा के खाते में गई थी। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यक इलाका होने के बाद भी अमूमन माना जाता है कि ये जो वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के साथ जाते हैं। लेकिन 2019 का जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, अगर देखा जाए तो अब तक का जो सबसे बड़ा गठबंधन है पूरे देश में, इससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हुआ है। इतना बड़ा गठबंधन होने के बाद भी बीजेपी कहीं न कहीं आगे निकल गई। लेकिन इस बार का जो चुनाव होने वाला है दोस्तों, जो चुनाव हो रहा है, जो इंडिया गठबंधन है, काफ़ी अब तक विशेषज्ञों का कहना है कि लीड कर रहा है और कहीं न कहीं बीजेपी जो है अब पीछे जाती हुई नज़र आ रही है। और इसका उदाहरण देखा जाए तो तमाम उन बीजेपी नेताओं जो अब जो है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक बीत रहा है, क्योंकि 6वें और 7वें चरण का ये मतदान बचा है, तो कहीं न कहीं बीजेपी को ये भी लग रहा है, परेशान हो रहे हैं बीजेपी के नेता भी। बीजेपी के जो बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के चाहे स्थानीय स्तर के, ग्रामीण स्तर के हों, काफ़ी इन लोगों को एक्टिव कर दिया गया है। शायद यही कारण है, डर है कि अब तक जो हम हारते हुए सीटें आ रहे हैं, अब आने वाले 2 चरणों में कुछ अच्छा कर सके। बाकी जो है इस जनता किसके तरफ जाती है ये भविष्य के गर्त में है और ईवीएम में 4 जून को जो कैद हुआ है जनता का मत, वो गिन लिया जाएगा और फाइनली सरकार किसकी बनेगी 4 जून को पता चल जाएगा। उसके पहले इस 14 सीटों में अगर दोस्तों बात कर लें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट सीट है वो आजमगढ़ की सीट है, क्योंकि 2019 के लोकसभा के चुनाव में स्वयं अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़े थे और चुनाव काफ़ी बम्पर वोटों से जीत गए थे। लेकिन जैसे ही 2022 का विधानसभा के चुनाव के बाद यहाँ पर उपचुनाव होता है, अखिलेश यादव जी विधानसभा चले जाते हैं, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को अपने परिवार से ही उतारती है और बीजेपी जो है अपना प्रत्याशी यहाँ से वही पुराने प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को प्रत्याशी बनाती है। जो 2019 के लोकसभा के चुनाव में दिनेश लाल यादव विधि के विधान को बदलने वाले का दावा करने वाले थे, चुनाव हार जाते हैं। लेकिन 2022 के बाद जो उपचुनाव होता है यहाँ पर लोकसभा के लिए, सांसद के सीट के लिए जो खाली थी, विधि के विधान को पलट देते हैं और अब तक जो सपा का जो गढ़ कहा जाता था, अब वो बीजेपी का गढ़ माने जाने लगा। अर्थात दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। सेम कंडीशन इस बार है, धर्मेंद्र यादव फिर चुनाव लड़ रहे हैं अपनी हार का बदला लेने के लिए और अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ फिर मैदान में एक बार आजमगढ़ से उतर गए हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ
बीजेपी के नेताओं को तो आजमगढ़ के धरती पर उतारे ही हैं सबको प्रचार प्रसार करने के लिए अपना, लेकिन यहाँ पर जो भोजपुरी कलाकार है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो भी अपना दमखम निरहुआ के साथ में जो है दिखा रहे हैं। आगे क्या होने वाला है, अगर विशेषज्ञों का माना जाए तो इस बार जो है ये सीट हो सकता है कि सपा के खाते में चली जाए। लेकिन यहाँ पर पेंच एक ये भी फंसा हुआ है, क्योंकि जो बीएसपी का कैंडिडेट है यहाँ से जो उतरा है, कहीं न कहीं वो समाजवादी पार्टी को ही नुकसान पहुँचा रहा है। अगर वोटों का ध्रुवीकरण और ट्रांसफ़र ठीक तरीके से नहीं हो पाता है तो हार का सामना भी देखने को पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को। बशर्ते क्या होगा, या 25 तारीख को जनता वहाँ की तय करेगी, और इस जनता ने क्या तय किया है वो 4 जून को पता चलेगा। इसके बाद जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीट आती है इन 14 सीटों में, वो आती है सीट जौनपुर की। जौनपुर सीट के बारे में दोस्तों काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा था इस बार पूरे देश में, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी श्री कला धनंजय सिंह की पत्नी जी को उतारा था, लेकिन श्री कला जी ने टिकट वापस कर दिया। लोगों का कहना यह है कि धनंजय सिंह अब डर गए हैं ईडी सीबीआई से, मोदी अमित शाह से, योगी आदित्यनाथ जी से। जो कभी नहीं झुकने वाला था वो भी अब झुक गया है बीजेपी के आगे, ऐसा लोगों का, विशेषज्ञों का मानना है। अब तो धनंजय सिंह ये भी घोषणा कर चुके हैं कि हम जो है इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का साथ ना दे करके बीजेपी का साथ देंगे। कैंडिडेट की बात करें तो समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चुनावी मैदान में उतरे हैं, रण में उतरे हैं, और हो सकता है कि जीत का जो स्वाद है उनके पास चला जाए। इस बार बहुजन समाज पार्टी से अगर कोई प्रत्याशी, पुराना ही प्रत्याशी अपना बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है श्याम सिंह यादव जी को, और वहीं बीजेपी का जो प्रत्याशी है, बाहरी प्रत्याशी, वो जो है कृपा शंकर सिंह जी हैं। कृपा शंकर सिंह, ऐसा माना जा रहा था कि जब अगर इस लोकसभा के चुनाव में धनंजय सिंह या उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है तो कृपा शंकर सिंह का चुनाव जो है लगभग हारना तय था, लेकिन अब बीजेपी के साथ स्वयं चले गए हैं। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर समर्थक जो है धनंजय सिंह के साथ दे देते हैं बीजेपी के, तो इस बार की जो सीट है, ये जो पिछली बार 2019 के लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी, श्याम सिंह यादव जो जीत कर गए थे, वो इस बार सीट हार जाए और बीजेपी के खाते में चली जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये भी है कि जो श्याम सिंह कुशवाहा हैं बहुत ही दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और अमूमन देखा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो पूरे ज़मीनी स्तर पर, एक ग्रामीण स्तर पर जो है अपने प्रत्याशी का चुनाव किसी बिना लालच के करते हैं। वो सफल हो जाते हैं वोटरों को समझाने में, तो बाबू सिंह कुशवाहा के लिए जीत आसान है। बाकी क्या होगा जनता तय करेगी जौनपुर की। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सीट है दोस्तों, अम्बेडकर नगर की सीट। अम्बेडकर नगर की सीट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी 2019 के लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो संयुक्त प्रत्याशी था रितेश पांडे जी उतरे थे। रितेश पांडे जी जीते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव के कुछ ही समय पहले बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क होता है रितेश पांडे जी का, और वो आश्वासन लेकर आते हैं कि अगर हमें टिकट दिया जाए अम्बेडकर नगर से तो हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी भी कहीं न कहीं समझ गई थी कि हमारा नया प्रत्याशी अगर यहाँ से चुनाव लड़ेगा तो हो सकता है कि चुनाव हार जाए। यही कारण है कि बीजेपी जो है रितेश पांडे को अपना लेती है और टिकट वहाँ से उनका फाइनल कर देती है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर लालजी वर्मा पुराने नेता हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसके बाद जो है सीट आती है दोस्तों इलाहाबाद और फूलपुर की। अभी कुछ ही दिनों पहले, 2-3 दिनों पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैली हुई थी फूलपुर में। आप लोगों ने देखा कि कितने वहाँ पर युवाओं की भीड़ इकट्ठा हुई थी। बैरिकेडिंग तोड़ करके पुलिस मौजूदगी में लोग अखिलेश यादव से मिलने पहुँच जाते हैं। इतने समर्थक मंच पर पहुँच जाते हैं, मंच को इतने लोग घेर लेते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी को बिना भाषण किए हुए ही वापस जाना पड़ता है। जनता भी खुश और अखिलेश यादव भी खुश, राहुल गांधी भी खुश हो जाते हैं कि काफ़ी लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। यहाँ से प्रत्याशियों की बात करें तो इलाहाबाद से जो है ये सीट
इंडिया गठबंधन के खाते में कांग्रेस के पास गई है और यहाँ से जो है उज्ज्वल रमन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। वहीं जो नीरज त्रिपाठी हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। फूलपुर में बात करें तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अमरनाथ मौर्य जी हैं और उसके बाद प्रवीण पटेल जी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इन्हीं दो प्रत्याशियों में यहाँ पर इन दोनों सीट से फाइट होने वाली है। बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है थोड़ा सा कमज़ोर बना रहा है विशेषज्ञों के हिसाब से, और मेरा भी कहना यही है। हो सकता है कि पिछली बार का जो कैंडिडेट था यहाँ पर उसको टिकट ना दिया गया, उसका बीजेपी ने टिकट काट दिया है, तो उसके समर्थक भी नाराज़ हैं और हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के खाते में चले जाएं। मेरा इशारा आप लोग समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो है दोस्तों, लालगंज लोकसभा सीट के बारे में बात करते हैं। लालगंज की जो लोकसभा की सीट है आजमगढ़ ज़िले के में पड़ती है। ये सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट होने के बाद भी ये पूरे देश में चर्चा का विषय इसलिए बन गई है क्योंकि यहाँ पर अब एक तरफा मुकाबला ना होकर के त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बस बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी हैं इंदू चौधरी, जो प्रोफेसर हैं BHU से इंग्लिश डिपार्टमेंट में, कहीं ना कहीं प्रत्याशी अन्य दो प्रत्याशियों से मजबूत बन रही हैं। कारण मिलनसार हैं, जिससे एक बार मिल लेती हैं, जिससे एक बात कर लेती हैं, वो इनकी बातों का कायल हो जाता है। लगभग 10 से 15 सालों से ये भीम मिशन में बाबा साहब के विचारों को गली गली तक, ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। इन्हीं से खुश होकर जो है, इनके कारवां से खुश होकर, इनके कारनामों से खुश होकर बहन जी स्वयं बुलाती हैं इनको और टिकट इनका फाइनल करती हैं कि जाइए आप प्रचार करिए। लोकसभा की जो सीट है लालगंज की वो अब आपकी है। काफ़ी मेहनत कर रही हैं और हो सकता है कि यहाँ से चुनाव जीत भी जाएं। जिस हिसाब से इनके पीछे समर्थक दलित, पिछड़े, मुस्लिम और सवर्ण समाज के लोग भी इनके साथ लगे हुए हैं, चुनाव इनके खाते में जाते हुए दिख रहा है। अन्य प्रत्याशियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी से यहाँ पर दरोगा सरोज जी हैं और नीलम सोनकर जी हैं। दोनों ही प्रत्याशी पुराने हैं। क्षेत्र में जो है काफ़ी इनका दबदबा है, लेकिन दबदबा सब खत्म हो जाता है अगर प्रत्याशी बढ़िया होता है। तो वही काम यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने किया हुआ है। उसके बाद बात करें दोस्तों लोकसभा सीट संत कबीर नगर के बारे में। संत कबीर नगर कबीर जी की महापरिनिर्वाण स्थली है। यहाँ पर जो है कबीर ने अपना मगहर स्थान पड़ता है, वहाँ पर प्राण त्यागा था। आप जाएंगे जब संत कबीर नगर में मगहर में, खलीलाबाद जो इसका मुख्यालय है संत कबीर नगर का, कुछ ही दूरी पर है मगहर। बहुत अच्छा खासा पार्क बना हुआ है। यहाँ का जो समीकरण कहता है, यहाँ पर ब्राह्मण वोटर, दलित वोटर और मुस्लिम वोटर और यादव वोटर काफ़ी अच्छी खासी जनसंख्या में है। जब लोकसभा सीट संत कबीर नगर के बारे में बात आती है तो सबसे पहले अगर किसी का वहाँ से नाम आता है तो भालचंद्र यादव जी का नाम आता है। भालचंद्र यादव बहुजन समाज पार्टी से और समाजवादी पार्टी से भी यहाँ से MP रहे। वर्तमान में ये नहीं है और इनका डेथ हो चुका है। लेकिन ये जो सीट है कहीं न कहीं यहाँ पर यादव वोटर्स तय करते हैं, भालचंद्र यादव के समर्थक तय करते हैं कि यहाँ से जीत कर कौन जाएगा। इस सीट पर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि संजय निषाद जी के जो पुत्र हैं प्रवीण निषाद, जो कभी लोकसभा गोरखपुर से चुनाव जीत कर आए थे, उपचुनाव बीजेपी के खिलाफ जीत कर आए थे समाजवादी पार्टी से, वो अब खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं प्रवीण निषाद जी, और यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। पिछली बार का भी लोकसभा का चुनाव प्रवीण निषाद जी जो है जीत गए थे और अपने नज़दीकी बहुत ही कम अंतरों से जीते थे और प्रतिद्वंदी इनके थे विष्णु शंकर उर्फ कुशल तिवारी जी। हारने का कारण दोस्तों यहाँ पर यह था विष्णु शंकर उर्फ कुशल तिवारी जी का, क्योंकि कांग्रेस के जो सीट पर है भालचंद्र यादव जी चुनाव लड़ गए थे और 1 लाख से ज़्यादा मत जो है भालचंद्र यादव जी यहाँ से पाए थे। कांग्रेस प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में अगर अपने दम पर 1 लाख वोट पाता है तो समझ सकते हैं किसी न किसी पार्टी को ज़रूर वो नुकसान करेगा।
सपा और बसपा के गठबंधन को नुकसान पहुंचता है और प्रवीण निषाद जी जो है चुनाव जीत जाते हैं। इस बार भी भरोसा उन्हीं पर जताया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो इस बार बदल गया है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं लक्ष्मीकांत निषाद हैं। अब यहाँ का जो समीकरण है, लक्ष्मीकांत निषाद और प्रवीण निषाद दोनों ही एक ही जाति से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने सैयद दानिश अली को यहाँ से जो है चुनाव मैदान में उतारा है। जो प्रवीण निषाद और लक्ष्मीकांत निषाद जी हैं, यहाँ पर निषाद वोटरों की काफ़ी संख्या अधिक है। पिछले 5 साल का कार्यकाल अगर प्रवीण निषाद जी का देखा जाए तो इनसे काफ़ी जनता वहाँ की नाराज़ है, और ख़ास तौर से जो इनके कोर वोटर हैं, निषाद जिनको कहा जाता है, मल्लाह कहा जाता है, और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर मांझी के नाम से जो जाने जाते हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। हो सकता है कि इस बार यही कारण रहा हो कि आला कमान जानबूझकर यहाँ से निषाद प्रत्याशी दिया है, क्योंकि नाराज़गी यहाँ लोकसभा से लेकर संत कबीर नगर के लखनऊ तक पहुँच चुकी है। बीजेपी को प्रवीण निषाद को टिकट देना मजबूरी इसलिए थी क्योंकि संजय निषाद जी गठबंधन कर चुके हैं इनसे, और कहीं न कहीं सीट का दावा कर रहे थे। सीट देना मजबूरी थी इनकी, तो यही सीट इनको मजबूरी में दे दी गई। इसके साथ ही डुमरियागंज अगर लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो जो पिछली बार के प्रत्याशी थे भीष्म शंकर कुशल तिवारी संत कबीर नगर से लोकसभा से, अब उनको जो है समाजवादी पार्टी ने में शामिल कर लिया गया है और उनको डुमरियागंज से चुनाव लड़ाया जा रहा है। भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी के बारे में बात करें दोस्तों, तो ब्राह्मण चेहरे पूरे उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। कभी ये सतीश चंद्र मिश्रा और बहुजन समाज पार्टी के खास हुआ करते थे, लेकिन पाला ये भी बदल कर चले गए, क्योंकि वर्तमान की जो हवा है वो कहीं न कहीं बीएसपी के पक्ष में नहीं है। यही कारण है कि इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया डुमरियागंज से, और हो सकता है कि डुमरियागंज से ये आसानी से सीट जीत जाएं और समाजवादी पार्टी के खाते में डाल दें। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, भदोही की सीट जो हमारे पूर्वांचल की सीट है, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ना ही यहाँ पर सपा कैंडिडेट है, ना ही कांग्रेस का कैंडिडेट है, बल्कि यहाँ से इंडिया गठबंधन की तरफ से तृणमूल कांग्रेस को यह सीट दे दी गई है, और ललितेश मणि त्रिपाठी जी को जो यहाँ से टिकट दिया गया है। काफ़ी मजबूत स्थिति में है। वहीं बीजेपी ने जो है यहाँ से टिकट अपना डॉक्टर विनोद बिंद को दिया है। डॉक्टर विनोद बिंद के बारे में बात करें तो ये वर्तमान में विधायक भी हैं और रहने वाले मुख्य रूप से चंदौली ज़िले के कवई पहाड़पुर गांव पड़ता है धानापुर ब्लॉक में, वहाँ के रहने वाले हैं। बिंद प्रत्याशी उतारने का मुख्य वजह यह थी कि यहाँ पर जो है बिंद वोटरों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है, और बिंद वोटरों के बल पर ही जो डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं ये विधानसभा में पहुँचे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मछली शहर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बस्ती अन्य सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 25 तारीख को मतदान जब भी होगा इस 14 सीटों पर, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये जो पक्ष जो चुनाव है 9 सीटों पर जो बीजेपी जीती हुई थी पिछले लोकसभा के चुनाव में, बिना गठबंधन के समाजवादी पार्टी इस बार हो सकता है कि अपनी सीटें बढ़ाएं और बीजेपी को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि कहीं न कहीं जो रोजगार का मुद्दा है, जातिगत समीकरण या जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। पूर्वांचल के अक्सर विद्यार्थी जो हैं, जो गरीब तबका है, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करता है, और जो वैकेंसियाँ अब तक उत्तर प्रदेश में केंद्र में नहीं आई हैं, कई परिवार इनसे नाराज़ चल रहा है। यहाँ तक कि जो सवर्ण वोटर हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो परंपरागत वोट बीजेपी के माने जाते थे, इनके परिवार भी के बच्चे भी नाराज़ हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग भी जिद कर रहे हैं कि अब की बार जो है इंडिया गठबंधन को वोट दिया जाए, क्योंकि इंडिया का एक मैनिफेस्टो लागू हुआ है, वहाँ पर 30 लाख वैकेंसी देने का वादा किया जा रहा है। महिलाओं को 8,000 रुपये पर मंथ देने के लिए वादा किया गया है। तो हो सकता है कि इस बार जो है यहाँ का समीकरण बदले और बीजेपी को नुकसान पहुँचे, 9 से खिसक कर 3 या 4 सीट पर ही सिमट जाए, और ये बाकी की जो सीटें हैं बहुजन समाज पार्टी के पास और उसके बाद जो बचेगी सीटें समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। फाइनली जो है तय करेगी 25 तारीख को जनता यहाँ की इन 14 सीटों की।
और जो जनता तय की रहेगी ईवीएम के मशीन में जो कैद होगा वो तय करेगा अब 4 जून को कि क्या यहाँ से कितने लोग किस पार्टी से जीत कर जा रहे हैं। अगर टोटल प्रत्याशियों की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो लगभग 162 प्रत्याशी उतरे हैं पूरे मैदान में इन 14 सीट पर। अब 162 प्रत्याशी में तो 162 जीतेंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि एक सीट से एक ही प्रत्याशी जीतेगा। 14 ही लोकसभा सांसद यहाँ से बनकर पहुँचेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूरतमंदों के पास ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। जुड़ेंगे तो अच्छी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, क्योंकि आज जो है हर मीडिया कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी का पक्ष लेता हुआ दिख रहा है। निष्पक्ष जो पत्रकारिता है, निष्पक्ष जो जानकारी है, चाहे चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो चाहे टीवी चैनल हो, कहीं दिखाई नहीं जा रही है। यही उम्मीद के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।